हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है +1 अकाउंट्स चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करती है। एज द नेम सुजेस्ट, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिल्डिंग की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत पार्ट उसकी फाउंडेशन होती है। जितनी मजबूत किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन होगी उतनी ही मजबूत बिल्डिंग होगी। अगर बिल्डिंग को हाई राइज करना है तो उसकी जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा डेप्थ में जाएगी। इसी तरह अगर किसी बच्चे को, किसी बंदे को अकाउंट्स को अच्छे तरह से समझना है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, तो उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। और ये चैप्टर आपकी फाउंडेशन को, आपकी नींव को मजबूत करेगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है होगा। इसको हम शुरू करते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है both business and businessmen are separate and we are going to prepare books for the business and not for the businessman. नॉर्मली हम समझते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, तो ऐसा नहीं है। जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हम लेके चलेंगे बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बुक्स फॉर द बिजनेस ओनली। इस कंसेप्ट में करने से क्या होगा कि जब अगर बिजनेसमैन खुद अपने बिजनेस से कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसकी भी हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। दो केसेस में बिजनेसमैन अपने भी बिजनेस से ट्रांजैक्शन करता है। एक तो वो बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जो कैपिटल वो इन्वेस्ट करता है, जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल एक लायबिलिटी है। आप जब आगे बड़े होगे, जब आगे जाके काम करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप देखोगे कैपिटल लायबिलिटी वाली साइड में बैलेंस शीट की आती है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम क्या करेंगे, बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा, दो तरह की ट्रांजैक्शन करेगा। या तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल, एंड इफ ही विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग्स। दूसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हम अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। द थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल। बुक्स में हमें वही बातें ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं मनी में, मॉनेटरी टर्म्स में, कि मैंने कोई चीज़ खरीदी कितने की, 5,000 की। मैंने एक लैपटॉप खरीदा बिजनेस में कितने का, 45,000 का। मैंने एक मशीन खरीदी कितने की, 2,50,000 की। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि उसके एम्प्लॉइज आर वेरी ऑनेस्ट, तो एम्प्लॉइज तो ऑनेस्ट होने चाहिए, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है माई सेक्रेटरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, होगी, बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड दिस फैक्ट इनटू द बिजनेस बुक्स। तो इसके अलावा अगर देयर इज़ अ स्ट्राइक, देयर इज़ अ राइट्स, देयर इज़ अ वेरी गुड एनवायरनमेंट इन द बिजनेस, तो आप इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनलेस अनटिल दे कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। Anything which do not have any monetary value seems to be nothing for the business. So बिजनेस में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है बिजनेस में आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करोगे जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है। थर्ड कंसेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस विल बी कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज्ड परमानेंटली, बट दिस इज़ नॉट द वे। तो ये तो संभव ही नहीं है। बिजनेस पता नहीं, अब कुछ बिजनेस तो 100 साल, 200 साल, 150 साल से चल रहे हैं। इतने पुराने बिजनेस चल रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट या उनका लॉस तो उनके ओनर्स को कभी पता चल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें
ऐसे पीरियड की ज़रूरत पड़ी जिससे कि हम प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस कर रहा है उसको मेज़र करें। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसके लिए हमारी हेल्प करता है। इसके लिए बहुत सारा डिस्कशन हुई जब ये पहली बार अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बना, अकाउंटिंग पीरियड बना, तो बहुत सारी डिस्कशन चली। कुछ लोग कहते हैं कि यार हफ्ते हफ्ते में कर लेंगे, वीकली फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट, कोई कहता मंथली करेंगे, कोई कहता सीजनल करेंगे। ऐसे अलग अलग लोग थे, अलग अलग व्यू था कि कब कब करेंगे। लेकिन अगर हम डेली, मंथली, वीकली प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो हम काम कम करेंगे, काम तो कर ही नहीं पाएंगे, काम करने का हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो कब करेंगे काम, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाला विषय था। तो फिर दूसरा इशू इसमें यह था कि अगर हम सीजनल अकाउंटिंग बनाएंगे, सीजनल रख लेते कि गर्मी या सर्दी, समर या विंटर का रख लेते, तो जिन लोगों का समर में काम चलता है तो विंटर में उनका काम बंद हो जाएगा, तो वो क्या अकाउंट्स बनाएंगे, वो तो डर जाएंगे विंटर में। जैसे एसी, कूलर या आइसक्रीम वालों का काम समर में चलता है, तो ये लोग जब विंटर सीजन में अपने अकाउंट्स बनाते तो प्रॉफिट उतना नहीं हो पाता, तो ये डर जाते, ये बिजनेस अपना बंद कर देते। सिमिलरली जो विंटर वाले हैं वो समर में अपने अकाउंट्स बनाते तो उनकी सेल होती नहीं और वो डर कर अपना बिजनेस बंद कर देते, तो ऐसे कोई बिजनेस चल नहीं पाता। दैट इज़ वाई तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा यूनिक पीरियड डिसाइड करेंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसकी रिकॉग्निशन हो। तो वो हमने क्या किया, हमने 365 डेज, 12 मंथ्स का एक पीरियड लिया जिसमें हर तरह का सीज़न आ जाए। इसमें विंटर भी है, इसमें समर भी है, इसमें बसंत भी है, इसमें सभी तरह के सीज़न है, इसमें मॉनसून भी है। तो हमने एक पीरियड डिसाइड किया विच इज़ ऑफ 12 मंथ्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of every ईयर एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेम ईयर। अब ये जो अकाउंटिंग पीरियड है इसमें थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। दो तरह के होते हैं अकाउंटिंग पीरियड, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। सबसे पहले कैलेंडर ईयर देखते हैं क्या है। कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है जो हमारे कैलेंडर पे लिखा होता है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स होता है 1 जनवरी एवरी ईयर एंड इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। लेकिन एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होता है 1/4 टिल 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुका है और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 24 में। अगले साल की 31 मार्च को ये साल ख़त्म होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में आपको भी तो ये बताया कि जो हमने अकाउंटिंग करनी है वो पूरे 12 महीने के पीरियड की करनी है, 1 साल की करनी है। उसके अलावा इसने ये बताया कि अकाउंटिंग ईयर दो तरह के हो सकते हैं, वन इज़ कैलेंडर ईयर एंड अनदर इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। हमारे इंडिया में जो अकाउंट्स बनते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के बनते हैं। आप अपनी बुक में जब भी आगे आगे चैप्टर करोगे तो उसमें देखोगे जितने भी अकाउंट्स हैं तकरीबन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हमने अकाउंटिंग करी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉ बनाया हुआ है, इनकम टैक्स वालों का भी ये लॉ है कि अगर हमने अपने फर्म्स के, अपने बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तो हमें जो अकाउंटिंग ईयर लेना होगा वो 1 अप्रैल एवरी ईयर शुरू होके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो अपनी मर्जी का फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स वाले वो चेक नहीं करेंगे। उनको आपकी अकाउंटिंग जो है 1 अप्रैल एवरी ईयर से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक की जो अकाउंटिंग है, जो आपने सेल परचेज बिजनेस जो किया है उसी के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। उसके बाद अगला है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जब आप अपने बिजनेस की, चाहे वो बिजनेस छोटा है, मीडियम है या लार्ज है, लेकिन जब भी आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो स्टेटमेंट जिसमें आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताओगे, जब आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इम्पोर्टेंट है, जो मटेरियल है, जिसके बिना आपकी ऑथेंटिसिटी पे असर आए, हर वो इंफॉर्मेशन जिससे दूसरे को डिसीजन लेने में मुश्किल ना आए। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है यू हैव टू डिस्क्लोज all the important information so that other person can rely upon your financial statement। आप ये नहीं कह सकते, मान लो हमने टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, टाटा मोटर ने कहा कि मेरी सेल हुई है 5,000 करोड़ रुपया। अच्छा ठीक है भैया, हो गई। अच्छा कितने व्हीकल बेचे? कहता मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे जब तक आप व्हीकल नहीं बताओगे हम आपकी सेल पे कैसे यकीन करें? दे हैव टू डिस्क्लोज हाउ मैनी व्हीकल्स दे हैव सोल्ड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। दे कैन नॉट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन, दे कैन नॉट होल्ड दिस इंफॉर्मेशन विद देमसेल्फ बिकॉज दे हैव टू गिव अस द फिगर सो दैट वी कैन फाइंड द राइट आंसर। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी चाहे छोटा है बड़ा है, वो अपनी इस इंफॉर्मेशन को, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट, उसको आप डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। उसको आप क्लोज नहीं कर सकते, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फुल डिस्क्लोजर में। सपोज यू आर सिटिंग इन योर ओन ऑफिस, आपका अपना बिजनेस है, इनकम टैक्स वाले आते हैं आपके पास, आपके गले में, आपके कैश बॉक्स में मान लो 5 करोड़ रुपया कैश पड़ा है। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया ये 5 करोड़ रुपया कहाँ से आया? हाँ आ गया, कोई दे गया, हमें पता ही नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा ये 5 करोड़ रुपया कहाँ से आया। क्या आपने इसको बैंक से विड्रॉ किया है? क्या कोई कस्टमर आपको दे के गया, उसका ऑर्डर आपने देना है? क्या किसी कस्टमर को आपने माल बेचा है, उसकी वजह से आए? लेकिन अगर आप उसको बताओगे नहीं, कहे पड़ा है हाँ, तो हम क्यों बताएं भैया, हमें तो पता ही नहीं, ये तो पता नहीं कौन दे गया, कहाँ से दे गया, ये तो भगवान की कृपा है। तो इस सिचुएशन में वो पैसा इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे अपने साथ, उसको फोरफिट कर लेंगे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, टैक्स लगेगा। ऐसी सिचुएशन में लॉ कहता है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया, किसके लिए आया, किस पर्पज़ के लिए आया। नेक्स्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी, सबसे पहले देखते हैं मटेरियलिटी होता क्या है। मटेरियल का मीनिंग होता है, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मटेरियलिटी प्रिंसिपल या मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है हर वो बात जो इम्पोर्टेंट है दूसरे व्यक्ति के लिए, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए, वो बात मटेरियल है और उस इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना ही होगा दूसरे व्यक्ति को। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, मटेरियल है या नहीं है? ये पता चलेगा कि मान लो अगर कोई ABC एक बात है, हम उसको नहीं बताते, अगर बता दें तो उसका डिसीज़न चेंज हो जाए। अगर उस बात के पता होने से, ये ना पता होने से उस व्यक्ति का, उस बिजनेस हाउस का डिसीज़न चेंज हो जाए, तो इसको कहेंगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी देखिए, कोई एग्जांपल लीजिए, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा जो आजकल बड़े बड़े मॉल्स जा रहे हैं तो उसमें कई बार कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस काफ़ी सस्ते बिक रहे होते हैं। मान लो किसी कोल्ड ड्रिंक का MRP 90 रुपीज़ है, तो सम टाइम दे आर सेलिंग इट एट अराउंड ₹50 पर बोतल। तो आप कभी ध्यान से देखना वो इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने
उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अप्रोचिंग नियर बाय नियर, 15 दिन 20 दिन रह गए हैं। तो हर वो बात जिससे किसी व्यक्ति का डिसीज़न चेंज हो जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहें हम कोई इम्पोर्टेंट बात लुका लें, छुपा लें, दूसरे व्यक्ति को ना बताएं, तो कल को वो डिसीज़न ले ले और उसको लॉस हो जाए तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है एज एंड व्हेन देयर इज अ सिचुएशन राइजेज, whatever be the material information, whatever be the material or important information, you have to disclose it to the other party so that he can make his mind properly. आगे है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को प्रूडेंस भी कहते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल है क्या, एक ही लाइन में इसको समझेंगे, एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन एक लाइन अगर याद कर लो तो ये प्रिंसिपल आपको समझ आ जाएगा। ये प्रिंसिपल कहता है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। अगर आपको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है, अगर आपको प्रॉफिट होने की कोई संभावना है, तो आप तब तक प्रॉफिट को नहीं एज्यूम करोगे जब तक आप उस प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर लेते। लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी सर्कमस्टांसिस में आपको लगता है कि आपको लॉस हो सकता है फ्यूचर में, तो आप उसके लिए पहले ही प्रोविज़न बनाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको लॉस हो सकता है तो मान के चलो भैया अब लॉस होगा ही होगा। तो प्रॉफिट होने की उम्मीद हो, संभावना हो तो नहीं मानना, लेकिन अगर लॉस होने की संभावना हो, अगर पॉसिबिलिटी हो कि देयर माइट बी ए लॉस, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर होंगे और मान के चलेंगे कि लॉस होगा ही होगा। इसके लिए एक और चीज़ ध्यान रखना, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास स्टॉक होता है, पर्टिकुलरली क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग पिछली वीडियो में समझा था, पिछली क्लास में समझा था। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करते वक्त हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, आपने इसको 1 लाख रुपए में खरीदा। जब आपने क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक खरीदा उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया, बट मार्केट में स्लंप आ गया है, डिमांड नहीं है, और यही चीज़ अब आज आपको मिल रही है। इधर चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए का, ये इसकी थी कॉस्ट प्राइस, और आज इसकी वैल्यू है 90,000। तो हम जब इसकी वैल्यूएशन करेंगे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो इसकी वैल्यू करेंगे सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट होने की संभावना तब तक नहीं मानेंगे जब तक हो ना जाए, लेकिन लॉस की पॉसिबिलिटी तभी एडमिट कर लेंगे, तभी मान लेंगे जब हमें थोड़ा सा अंदेशा हो, थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो कि लॉस हो सकता है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, इसी का ही पार्ट है, इसीलिए हम उसकी वैल्यू को कम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल।